नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक नया एपिसोड, नई कहानी, फिर से एक नई हस्ती। और आज जिनसे मिलने जा रहे हैं, अगर मैं उनको मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर कहूँ तो आई थिंक कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल, वो नेचुरोपैथ में भी इंटरेस्ट रखती हैं और फार्मासिस्ट भी हैं। और सबसे अच्छी बात, जयपुर में ही रहती हैं। उनका खुद का एक स्कूल भी है अपने जयपुर शास्त्री नगर के अंदर। बहुत सारी काबिलियत है, मल्टी टैलेंटेड है। और आज के दौर को देखते हुए एक माँ जो बहुत ही यूनिक कहूँ या गुरु माँ कहूँ या पूरे विश्व की माँ कहूँ, क्योंकि माँ को किसी भी परिभाषा में तोलना मुझे नहीं लगता जायज़ होगा। माँ अपने आप में संपूर्ण विश्व है, ठीक है। उस पर भी आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे इनसे। सबसे पहले आज स्वागत करना चाहूँगा मैं आपका हमारे इस प्यारे से छोटे से एपिसोड में। और वाकई में इतनी सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। जैसे लाइक आप जब स्कूल लाइफ में थे या कॉलेज लाइफ में थे, तो उस दौर में, बिकॉज एक लड़की के लिए वाकई में ये सवाल महत्वपूर्ण भी होता है कि वो आगे क्या करना चाहती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखते हैं कि शादी, सबको पता है शादी होनी है, शादी का दूसरा घर है, वहाँ पता नहीं चांस मिले ना मिले, सबके दिमाग में ये सवाल होता है। तो उस दौर में आपको किसने ऐसा बूस्टअप किया, मोटिवेट किया, या आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे फ्यूचर में एज ए काउंसलर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर वर्क करना है या एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहना है? ऑनेस्टली कहूँ तो हमारे घर की हेड लेडी जो कि दादी होती हैं, और दादी का उस टाइम में इस तरह का जो मेंटल स्टेटस था कि बेटियों को सिर्फ पढ़ना है, उनको घर के काम में उलझाना ही नहीं है। अच्छा। तो मैं कहूँगी शी वॉज द फोरमोस्ट लेडी इन माई लाइफ की जिन्होंने ये एग्जाम्पल कोट किया कि उस एज में भी वो ये सोचती थी, मतलब उस एज की लेडीज़ कभी भी उनका माइंडसेट क्या रहता है, बेटियों को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, ये सब कुछ आना चाहिए। पर उनका टुवर्ड्स मी जिस तरह का एटीट्यूड था, वो हमेशा से ये था कि सिर्फ पढ़ो और तुम्हारा मन हो वो पहले करो, जिसमें खुशी मिले। और सबसे अच्छी बात, उनका एक माइंडसेट पैसों के लिए जो था, वो मैं कहूँगी कि अगर हम उसको डीपली नहीं सोचें तो सुपरफिशियली अगर सोचें और देखें तो गलत होगा। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे एक थॉट हमेशा दिया, पैसा खर्च करने की आदत डालो। क्या बात। और पैसा खर्च करने की आदत लगेगी ना तो कमाना अपने आप तुम्हें, भगवान भी उसके लिए उस पाथ पे ही आपको ले जाएगा, और जो सोचोगे वो ज़रूर होगा। ये प्रैक्टिकल है। तो पैसा बचाने की नहीं, उसको उड़ाने की सोचो। मैं उनके वो हमेशा कहती थी कि पैसे जो मैं दे रही हूँ उसे गुल्लक में मत डालना, इन्हें खर्च करके आना। मोस्ट ऑफ द केसेस भी यही देखा जाता है। हाँ, दादी नानी यही कहते ये हैं, कहती है पैसा जोड़ो बचाओ। गुल्लक भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, वो कहती थी कि गुल्लक में नहीं डालना, मेरे दिए पैसों को आपको खर्च ही करके आना है। दूसरा, अगर घर में कोई काम भी कभी किया ना तो वो हमेशा ही मोटिवेट करती थी कि नहीं पहले पढ़ाई करो। एक इंसिडेंस है मेरे चाइल्डहुड का। आई वॉज स्लो राइटर, मैं बहुत धीरे लिख पाती थी। अच्छा। इंटेंशन ये होता था कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, है ना। तो हमेशा से परफेक्शन का और आई एम द बेस्ट वाला जो एक सीड था, वो मेरी दादी ने मुझे इनकलकेट उनकी तरफ से हुआ था। एक बार ऐसे कंपटीशन में मेरे 3 क्वेश्चंस रह गए। पूरा दिन मैं रोई और उन्होंने सिर्फ मुझे सेटल करने के लिए पूरा दिन ये कहा कि अब वो सह सवार गिरते हैं मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। मतलब उनका हर दिन एक मेरे लिए मोटिवेशन स्टोरीज़ के साथ में शुरू होता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मेरी दादी और मेरे उसके बाद मेरे डैडी का था। और मैं कहूँ बोलने की जो कला, कुछ चीज़ें इनहेरिटेड होती है आप में, और उस इनहेरिटेड चीज़ों को, उन हैबिट्स को और उन स्किल्स को आप कैसे आगे ले जाते हो, दैट इज़ अप टू यू। उसको आप मल्टीपल कर लेते तो आई थिंक आपकी बिल्कुल, आपको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया होता है, उसको पहचानना और उसको आगे ले जाना, ये आपका ही मैं कहूँगी कि एक ज़िल होता है, आपके अंदर की एक ऊर्जा होती है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम कहते हैं, रामायण में एक लाइन है, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्या बात। तो
99% वो भी ये कहती थी कि आपकी मेहनत होती है, लेकिन 1% वो किक तभी आती है भगवान की जब 99% आपने मेहनत की भी होती है, एफर्ट्स लगाए हुए होते हैं। आप ये सोचें, वो ये कहती थी भगवान तो सर्वे सर्वा थे, सर्वशक्तिमान थे, उनको भी धरती पे आके ही सारे काम करने पड़े थे। ये वाकई में देखा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी कह सकते हैं, सोचनीय बात भी हम कह सकते हैं कि सब कुछ हमारे सामने है, बिल्कुल बुक्स में लिखा हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, फिर उस चीज़ को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सौंपा भी है। बट प्रैक्टिकली हम कहीं ऐसे उलझ गए हैं अपने ही सवालों में, अपने ही विचारों में, कि हम उस तथ्य तक जा ही नहीं पा रहे हैं जिसका सोल्यूशन पहले से ही मौजूद है। लाइफ इज़ दैट मच सिंपल कि मैं कहूँगी बटरी स्मूथ, हम खुद उसे उलझाते ऐसे रास्तों पे ले जाते हैं कि हम खुद एक कोकून में फंस जाते हैं, जहाँ से निकालने के लिए कोई हमें गरम करेगा, हमारी आत्मा को मारेगा। सही बात। और हमसे जो प्रोडक्ट निकल के आएगा मरने के बाद भी वो बहुत खूबसूरत होगा, सिल्क, नेचुरल सिल्क। बट हमने तो उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं किया, हम सब उलझनों में लगे रहे, उलझनों का कोकून बनता रहा और उसी कोकून का दूसरे लोगों ने फ़ायदा उठाया। देखा जाए तो हमारी लाइफ हमारी ना रही, किसी और की रह गई। ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि हम भी तो एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स के अंदर, हम एग्जैक्टली। और हम इसमें मैं ये बात और आपसे जानना चाहूँगा कि लाइक जैसे बीइंग ए फीमेल बहुत सी चीज़ें आपने देखी, और सबसे अच्छी बात आपके साथ है कि आपका परिवार आपके साथ था हमेशा, आपके मम्मी पापा, दादा दादी। बट मोस्ट ऑफ द केसेज में देखा जाता है कि गर्ल्स को लेकर इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है पेरेंट्स के मन में, जो आज के टाइम पर भी है, भले हम 21वीं सदी में जी रहे हैं बट आज भी वो चीज़ें मैटर हैं करती हैं। तो उन पेरेंट्स के मन में इस तरह की इनसिक्योरिटी है, उसके लिए बेसिकली आप किस तरह से बात कहना चाहेंगे? मतलब ये इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी अपब्रिंगिंग्स ही ऐसी हैं कि लड़कियां कमज़ोर हैं, क्योंकि हम अपने इतिहास को नहीं जानते। मैं ये कहती हूँ कि हम अपने जड़ों से जहाँ पर डिसकनेक्ट हो गए, हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, हम ये जानते ही नहीं है कि अभी मैंने कुछ स्टोरीज़ और राजस्थान के बारे में, जो यहाँ की पुरानी औरतें थी, लड़कियाँ, जिनके बारे में पढ़ा, वो वॉरियर्स थी, एक से बढ़कर एक, उनको तलवारबाजी और हर तरह का जो वेपन है उसको यूज़ करना बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से आता था, परफेक्टली, दोनों आते थे। लेकिन हमारे ऊपर जो दूसरे कल्चर्स का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा और इतना वियर्डली होता गया, हमारे अंदर एक, वही मैं कहूँगी, हमारा डीएनए ऐसा है कि हम लोगों में इनकलकेट हुआ है कि दूसरों को अडॉप्ट कर लेना और आसानी से अपना लेना। हमारा सनातन धर्म इस बात को हमेशा से ही हमारे अंदर इस तरह से उसने पैठ बनाई हुई है कि हम आसानी से दूसरों को बहुत क्लियर हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं। पर इस एक्सेप्टेंस के पीछे हम अपना जो खुद की ब्यूटी थी, खुद का वजूद था, वो भूलते गए। अपना जो हिस्ट्री हमने वाकई में पढ़नी थी वो ना स्कूल्स में पढ़ाई गई। क्यों नहीं पढ़ाई गई? ब्रिटिश एरा से ही जो लोग आए, हमारे इनक्रॉच चीज़ें हमारी, उन्होंने ज़मीनें और चीज़ें इनक्रॉच नहीं करी, उन्होंने हमारा ज़मीन इनक्रॉच कर लिया, उन पे कब्जा जमा लिया, हम जमाना देते भी गए उन्हें। मतलब कहीं ना कहीं उनको जमीन से, हमारे धन दौलत से मतलब नहीं था, उन्हें मतलब हमें आज पता ही नहीं है कि हमारे अंदर किस तरह के जीन्स हैं। हम सब हनुमान जी वाली लाइफ जी रहे हैं और जामवंत हमेशा मिलते नहीं है। ज़रूरत है जामवंत की, लेकिन कई बार जामवंत मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते। तो जामवंत नहीं मिलने की स्थिति में हमारा पूरा वजूद ही ख़त्म होता गया। ये सच्चाई है, और अब जामवंत हमें खोजने भी पड़ेंगे, नहीं है तो, और अगर हमारे सामने आते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हमारे ईगोइस्टिक लाइफ स्टाइल के चक्कर में। ईगोइस्टिक भी हम ईगोइस्टिक क्यों बने? हम मैकाले की एजुकेशन सिस्टम के चलते चलते, उनका क्या सीन था कि हमारे जॉइंट फैमिलीज़ को तोड़ा जाए, हमारी इथिक्स को ख़त्म किया जाए। हम बिजनेसमैन थे, हम ट्रेडर्स थे, हम नौकरी के लिए ना पैदा हुए थे ना नौकरी करी थी।
अब देखा जाए उन्होंने नौकरी पेशा बना दिया। आज बिजनेस स्कूल्स में भी आप एंटर करोगे ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में लिखा होता है बेस्ट रिप्लेसमेंट। भैया आप बिजनेस स्कूल्स हो, बिजनेस सिखाने के लिए हो, आप खुद लिख रहे हो बेस्ट रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेस क्यों करना है? हमारा तो संस्कृति में ही बिजनेस ट्रेडिंग करना था। जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे तब अंग्रेज हमारे प्रति क्यों आकर्षित हुए थे? पैसा कहाँ से आया था? नौकरियां करके नहीं आया था, अपनी जड़ों से, परिवारों से कट के नहीं आया था। हम एक थे तब हमारे देश में 100% फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज थी। और इस शिक्षा पद्धति के बाद ही न्यूक्लियर फैमिलीज का एक युग आ गया। हम उसको अच्छा मानने लगे और हमको अपनी आज़ादी पसंद आने लगी। लेकिन ये नहीं कि जब फूल या मैं कहूँगी कोई फल अपनी जड़ों से टूटता है ना तो वो खराब ही होता है, ये सच है, मुरझाता ही है। करने वाली बात है, सोचने वाली बात भी है भाई। यहाँ पे सबसे पहले जब हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था आपने दादी माँ का जिक्र किया, और अभी जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है माँ को लेकर बेसिकली, क्योंकि अभी राइट नाउ माँ और बेटे का सिनेरियो भी बहुत हद तक चेंज हो गया है। बिकॉज माँ भी पढ़ी लिखी है, बेटा अलग पढ़ा लिखा है, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, अलग ही एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं एजुकेशन वाला माहौल भी है जो उस माँ बेटे के रिश्ते को भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा है आज के दौर में। तो बेसिक अब हम मेन जो मेरा आपसे सवाल है माँ को लेकर, कि माँ को आप किस नज़रिए से देखते हैं और उसके लेकर भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? अभी आपने कहा कॉन्वेंट है ना, तो मैंने इससे पहले क्या चर्चा करी कि मैकाले का एजुकेशन सिस्टम वो चाहता ही ये था, और जो उसने चाहा था वो आजकल वो इतना आत्मसात कर चुके हम, उसके ही रिजल्टेंट आज की माएँ क्या हैं। माओ के लिए कह दिया गया मदर्स डे, एक दिन नियत कर दिया गया कि मदर्स डे के दिन हम उसको इतना ग्लोरीफाई कर देंगे, वो साल भर के लिए काफ़ी है। हमारे यहाँ माँ के रोज़ चरण स्पर्श करके घर से निकला जाता था। ये सारा कल्चर वेस्टर्न कल्चर है कि बच्चे वहाँ पे 16 साल की उम्र में तो अलग घर बसा लेते हैं। सच्चाई है, कोई एथिक्स नहीं है। हमारे यहाँ पे बच्चों को, अभी मेरा भी बच्चा है तो वो बॉन्डिंग है कि अकेला कहीं नहीं छोड़ना। उनके मन में विश्वास होता है कि हाँ हम परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो कॉन्वेंट की बात आई है तो कितने साल से, हमारी आज़ादी को 78 ईयर्स पूरे होने को आए, तो 78 साल तक हमने जिस चीज़ को जिया है, आत्मसात किया है, एकदम से निकल के नहीं आएगी। लेकिन जहाँ हम बोलते हैं नारी शक्ति, तो नारी वाकई में शक्ति है। शिव भी ई के बिना शव है, सही बात है। तो नारियों को जागना, माँ इतना इम्पॉर्टेंट रोल है। माँ अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व है, माँ गुरु है, और माँ चाहे जो कर सकती है। माँ का थॉट, आपका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नाम तो अभी लेने के लिए समय कम पड़ जाएगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसमें 35 की एज तक एक ऐसा व्यक्तित्व था जो समाज से बहिष्कृत था, लेकिन अकेले उसकी माँ का ये थॉट था, नहीं मेरा बच्चा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेगा। तो अकेले माँ के थॉट ने उसको इस ऊंचाई तक पहुंचाया कि आज उस बंदे की कोर्स में बुक्स हैं, संस्कृत में पढ़ाई जाती हैं। क्या बात? जिसने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा होगा। पेरेंट्स बोले तो उसके घर वाले और ग्रैनीज जो भी थे, लेकिन वो माँ का अकेली का थॉट था। तो माँ को क्या बोलते हैं, माँ के चरणों में स्वर्ग है। लेकिन मैं ये कहूँगी, सॉरी टू से दैट, बड़े बड़े कवि, बहुत सारे लोग एक नियत दिन पर या गाए बगाए कभी भी मंच पर बड़ी भीड़ के आगे माँ का गुणगान तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर में एक दबा चुका कोना है, वो माँ के लिए निर्धारित है कि तुम्हारी एक एज हो गई है, यू आर नथिंग। अच्छा, ये माँ की गलती है। मैं कहूँगी कि हमारी कहानी हमारी खुद की लिखी हुई होती है, लेकिन हमारा माइंड सेट इस तरह से बना दिया जाता है कि वहाँ ब्लॉकेज आ जाता है। इतना बड़ा ब्लॉकेज है कि हम उससे, वो हाथी वाला एग्जाम्पल, कि हाथी को उसके चाइल्डहुड में एक चेन से बांधा, रस्सी से बांधा जाता है, और जब छूटने की कोशिश करता है तो उसको थ्रेट किया जाता है। तो इतना ज़्यादा उसमें वो डर पैंठ जाता है अंदर तक कि वो जब बड़ा पूरा अपनी फॉर्म में आ जाता है तब भी छोटी सी रस्सी को तोड़ नहीं सकता। बस वही मैं हाथी को यहाँ सिम्बॉलिकली कहूँगी कि हमारे
अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि हम समाज को बदल सकते हैं। एक रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल नहीं है, हमने क्योंकि इतिहास पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, हमारे राजस्थान में इतनी वीरांगनाओं का वर्णन है जिन्होंने अपने मेल पार्टनर के होते हुए और उनकी स्ट्रेंथ को कम होते हुए खुद अकेली खड़ी हो गई थी और ब्रिटिशर्स को हराया था, उनको इस कदर डरा दिया था कि उन्होंने कदम रखने में वो डर गए थे। राजस्थान का इतिहास वैसे भी हम जानते ही नहीं, हमारी मिट्टी में है वो सच्चाई। तो इस मिट्टी की सौंध को भी हम नहीं पहचान पा रहे क्योंकि हम इतना ज़िंदगी की आपाधापी में उलझ चुके हैं। पहले हम खुद का ख्याल रखें। ऑनेस्टली कहूँ तो आज लेडीज़ का काम करना ज़रूरत भी है और मजबूरी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, उसको पूरा करने के लिए सभी को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कहूँगी खुद मैंने 7 और 8 ईयर्स बिफोर कुछ ऐसी सफरिंग्स थी, लेकिन मन में ये ठाना था कि एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेनी, जबकि मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ और अपनी प्रोफेशन को मैं एडवोकेट नहीं करती हूँ। सब कुछ आपको प्रकृति ने दिया है। अगर आप प्रकृति में जो नेचुरल आपके फूड सोर्सेज हैं उनको देखेंगे, कलर्स, छोटा सा एग्जाम्पल है पपाया, पपीता जो है उसका ऑरेंज कलर क्यों है। हम चाहे नेचुरोपैथी देखें, चाहे प्राणिक हीलिंग देखें, जितनी भी थेरेपीज़ होती हैं ये हीलिंग थेरेपीज़, उनमें कलर्स का सिग्निफिकेंस जो बताया है, तो ऑरेंज कलर होता है एक्सपेल करने के लिए, नेगेटिविटी को बाहर लाने के लिए, बाहर निकालने, एक्सपेल करने के लिए। तो प्रकृति को अगर हम समझेंगे, प्रकृति के जितने करीब रहेंगे, हम खुद की नेचर को समझ पाएंगे। और जो 60 की एज के बाद में आप डॉक्टर्स को देने के लिए कमा रहे हो ना, वो खुद के ऊपर ही आप खर्च करें, समय भी खुद के ऊपर, घर फैला रहने दीजिए। वही पुरानी बात निकल के आती है कि बिल्कुल, मैंने बोला था कि पैसे कमाने लिए खर्च करने के लिए आपने कमाया, इंश्योरेंस कराया, आपने उस पैसे का 70% कभी भी काम में नहीं लिया। और अगर आप कहते हैं बच्चों के लिए छोड़ना है, तो क्या आप बच्चों को वो सर्कस का शेर बना रहे हो? 2 शेर होते हैं, एक सर्कस में होता है और एक जंगल में होता है। सर्कस के शेर को हमेशा पका पकाया मिलता है, वो कभी शिकार करना सीखता ही नहीं है। सर्कस के शेर को अगर हम जंगल में छोड़ देंगे तो उसको कुत्ते भी फाड़ के खा जाएंगे आराम से। लेकिन जंगल के शेर के आगे किसी की भी हिम्मत नहीं है। एक शब्द बोलूँ तो औकात नहीं है। औकात को हम नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, लेकिन अगर हम इसका सेंस जाने तो बहुत खूबसूरत है। इस शब्द का जो ओरिजिन है बहुत खूबसूरत है उर्दू से। तो अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ, मैम की जो बातें हैं कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही ताल्लुक़ रखती हैं और समझने की ज़रूरत है बेसिकली। और इतना कोई डीप में नहीं जा रहा, सिंपल है, सब कुछ हमारे सामने है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रकृति, नेचर जो हर पल हमारे साथ है। हम श्वास ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, उससे में एनर्जी प्राप्त। देखिए प्रकृति भी माँ है, बिल्कुल है। अब माँ की गोद में, मैं इन गोद को एक सिंबॉलिकली लेंगे कि गोद में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप स्पून फीडिंग वाली स्टेज में हैं, लेकिन आप प्रकृति देख लीजिए, आप माँ के किसी भी स्वरूप के जितने नज़दीक रहेंगे उतने फ्लरिश होंगे, उतना ब्यूटीफुल है आपकी लाइफ। आप श्रवण कुमार का एग्जाम्पल देते हैं और आज खुद मैंने अपने आसपास उन लोगों को देखा है, वो जितना माँ का सम्मान करते हैं उतना ही वो तरक्की पाते हैं। अभी हमारे बियानी कॉलेज के डायरेक्टर जो संजय बियानी, जिनकी कल बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज वो किस हाइट पे है? सच है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम इतिहास से देखें और वर्तमान में भी देखें ना, शिवाजी महाराज, उनकी तुलना तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। और उनके पीछे कौन सी ताकत थी वो सबको पता है, वो उनकी माई थी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैम आप इस वर्तमान की जैसे बात भी कर रहा था आपसे कि अभी कुछ ऐसा प्लानिंग है आपका जो आप मतलब माँ को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल, लास्ट ईयर ही मेरे दिमाग में एक थॉट आया था टीचर्स डे पे कि एक जो पारंपरिक रूप से हम जो टीचर्स डे मनाते हैं अध्यापकों के लिए, तो हम उस गुरु को भुलाए हुए हैं जो हमारे लिए इतना कुछ करती है, हम उसको एज ग्रांटेड लेते हैं। हमको जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है ना, जिसकी हम फीस नहीं दे रहे हैं, आप उस गुरु की पैर छूते हैं, उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं। आप सोचते हैं इन्होंने हमें पढ़ाया, हमारा करियर बनाया, लेकिन जिन हाथों ने
आपका शरीर रचा है, आपके शरीर को बढ़ने के लिए वो 3 बजे जाग के 5 बजे जाग के आपके लिए वो सब चीज़ें करी हैं। गुरु का मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे रोल नगण्य हो जाता है, लेकिन उस माँ को जो आपकी प्रथम गुरु है उसको आप कहीं कहीं भुला देते हैं, क्योंकि वो आपको आसानी से मिल गया ना। आपको बहुत एक सोने की खदान मिल जाएगी ना, तब सोने की वैल्यू दिमाग से ख़त्म हो जाएगी। बस वो सोने की खदान आपको मिली हुई है और उसकी वैल्यू हम बाय द टाइम पासिस धीरे धीरे उसको ख़त्म करते जाते हैं। नई चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं और माँ कहीं पर ज़ीरो होती जाती है, नगण्य होती जाती है हमारी लाइफ से। लेकिन बावजूद इसके जो लोग अपनी माँ की चीज़ों को याद रखते हुए, उनके सेक्रीफाइसेस को याद रखते हुए अपने जीवन में साथ साथ पैरेलल चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट सेटल रहता है। और जब आप अपने किसी करियर गोल को भी उनकी भावना के साथ जोड़ते हैं तो वो इतना बूस्टअप होता है और आप उसको अचीव करने के लिए आपको डिवाइन हेल्प भी मिलती है और आप उसको बहुत ब्यूटीफुली अचीव करते हो। ये बहुत डीपली बात आपने बताई है। और जाने से पहले लास्ट अंतिम सवाल हो रहेगा मैं मेरा आपसे, अभी काफ़ी समय आपने मुझे दिया भी आज प्रोग्राम के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो इन्होंने बताई आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लाने वाली हैं। एंड नई जनरेशन बेसिकली मेरा सवाल उन्हीं के लिए होता है, क्योंकि नया युवा ही है, नए बच्चे ही हैं जो देश का भविष्य कहलाते हैं। उनके लिए बेसिकली क्या कहना चाहेंगे कि बिकॉज आने वाले समय वो भी बड़े होंगे, शादी उनकी भी होगी, वो भी पेरेंट्स बनेंगे, ठीक है, कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को ईजी वे में चला सकें ताकि जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो भी उनका साइड हट जाए। और स्पेशली माँ को लेकर जो कहीं ना कहीं नगण्य, जैसा आपने वर्ड भी यूज़ किया, वो नगण्य ही रहता है, क्योंकि आने वाले समय में माँ उसको ही बनना है जो आज बच्ची है, पिता उसको ही बनना है जो आज बच्चा है। तो उनके लिए बेसिकली क्या कहेंगे ताकि वो अपने परिवार, समाज और देश के विकास में अहम योगदान दे सकें? मैं पंच तत्वों की तरह ही 5 बातें कहूँगी उनके लिए। पहला, एक पोयम मैंने पढ़ाई थी एक बार बच्चों को, माय गुड राइट हैंड। बहुत डीप पोयम है। आपके हाथों में वो सब कुछ है जो आप करना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा था जिसको एक बार किसी भविष्यवक्ता ने कहा, तुम्हारे हाथों की लकीरों में ये नहीं है जो तुम चाहते हो। उसने वहाँ अपना हाथ काट के लकीर बना ली। क्या बात है ना। तो आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो उसके लिए उस हद तक अपने दिमाग को प्रिपेयर करें, आपको सब कुछ मिलेगा। और सबसे पहला विश्वास, दूसरी बात यह है कि सबसे पहला विश्वास खुद पे करें, किसी पर भी नहीं। आप अगर खुद के विश्वास पे और खुद के दम पे, एक बहुत खूबसूरत लाइन्स हैं, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। तो सूर्य सा उगना कहने में बड़ा आसान है। आप लिटरली देखें कि आप अगर अपने उठने का रूटीन 5 बजे कर लेते हैं ना, तो आप अपने दिन का आधा काम उन लोगों के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी कर लेते हैं। अपने तीसरी बात, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए रोज़ की। जल्दी उठ के, रोज़ उठ के आप मोबाइल ना देखें, जो सबसे पहले देखा जाता है। एक छोटी छोटी हैबिट्स। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कुछ भी लाइफ में, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हम हर साल करते हैं और 86% चीज़ें हम लाइफ में कभी भी नहीं करते। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालम टोल, इस साल नहीं अगले साल कर लेंगे, अभी तो लाइफ बहुत है। चौथी बात, एक गाना है आप ही की पीढ़ी का, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी पल हो। मैं कहती हूँ कि मूवी देखना, आप कुछ भी देख रहे हैं ना, उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालने की प्रक्रिया में रहें। और अभी जो मैं बच्चों में देखती हूँ, चौथी बात, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, तो हम इतनी जल्दी से उसका रिएक्शन देते हैं ना। मैं ये कहूँगी, एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको कोई चीज़ अभी दे रही हूँ, फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट, तो आप लेंगे तो ही आपके पास आएगी। मैं आपको एक अगर 5 करोड़ रुपए दूंगी, वो आप हाथ में रिसीव कर लेंगे तो ही आएगी। मैं कितना भी ज़बरदस्ती कर लूँ, आप नहीं लेंगे तो आप उसको रिसीव ही नहीं करेंगे। तो आप कोई भी कुछ कहता है, भगवान ने हमारी जो ह्यूमन एनाटॉमी है वो इतनी इंटेलिजेंटली बनाई है,
2 कान दिए, बीच में आपका दिमाग दिया है, तो उसको यूज़ करें। एक कान से सुने, दूसरे से वो चीज़ें निकाल दें जो आपके मतलब की नहीं है। आपको बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है तो माँ कितनी भी टेस्टी बना ले, आप नहीं खाते, आप स्टबर्न होते नहीं खाना, तो माँ आपको 56 भोग लगाती है, बेटा ये नहीं खाया तो वो खा ले। देखिए 56 भोग से याद आया ना कि हमारा कल्चर, हर चीज़ बहुत साइंटिफिक है, हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप हमेशा अपने आसपास की चीज़ों से सीखें। आपकी क्यूरियोसिटी, आपका कौतूहल आपकी सबसे बड़ी टीचर है। और वाकई में प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है। छोटी चींटी से भी आप देखना स्टार्ट करेंगे ना उसको ध्यान से, तो वो भी इतना कुछ सिखा जाएगी जो ज़िंदगी में बड़े से बड़ा यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखा पाएगा। बिल्कुल, और वो भी प्रैक्टिकल। हम सुबह उठने से लेके अगर नोटिस करें, आप सूरज के टाइम पे भी उठ जाएं। सूरज का टाइम आप देखें कि सनराइज़ का टाइम क्या है, वो नहीं जब सूरज सर पे चढ़ गया, धूप आ गई है, नहीं। आप उस सनबाथ, प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है ठीक रहने के लिए, और ये हमने पैंडेमिक में बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है और एक्सपीरियंस किया है। ये सब चीज़ें एक्सपेरिएंशियल है, पर हमारे सबसे बड़े कहूँगी सबसे बड़ी त्रासदी है कि चरक की प्रतिमा हमारे किसी भी भारतीय अस्पताल में नहीं मिलेगी, जर्मनी के हॉस्पिटल्स में मिलेगी। वो लोग हमारी चीज़ों को देख के, स्वीकार करके, हमारी चीज़ों पे चल के, योगा को हमने जब स्वीकार किया, जब बड़े बड़े अमेरिकन सेलिब्रिटीज़ ने आके हमारे सामने किया, कॉपर हमारी लाइफस्टाइल में था, पर जब वहाँ ये प्रूव हो गया कि कॉपर किस तरह से आपकी बॉडी में आपका बॉडी कैसा रिसीव करेगी, कैसा लेना है, तब कॉपर बॉटल्स आ गई। ये मेरे स्कूल टाइम की बात है, उससे पहले कॉपर बॉटल्स फ्रिज के लिए नहीं आई थी। और क्योंकि फ्रिज भी वेस्टर्न कल्चर से हमारी लाइफ में आया, तो फ्रिज की कॉपर बॉटल्स आ गई। तो कहीं ना कहीं हम मतलब उन्होंने हमारे वेदों को, शास्त्रों को, हमारे ज्ञान को अपनाया, और जब हमारे सामने निकलता तब हमने उसको अपनाया। योग, आज वो योगा हो गया। हमारी ही चीज़ों को हम दूसरों से सीख रहे हैं दोबारा, और फिर उसको अपना रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी क्या है कि चीज़ें डिस्ट्रैक्टेड हैं। हमारी चीज़ों को हमारे से बेहतर और कोई नहीं बता सकता, जब तक सबसे अच्छी बात है लास्ट ये है कि हमारे लिए हमारा काम हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये सच है, कभी नहीं कर सकता। आपको मानना पड़ेगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि इस टॉपिक में आज इसके वीडियो में जो मैम ने इतना कुछ बताया है बहुत काम का है। अगर प्रैक्टिकली इसको देखा जाए तो अपनाने की ज़रूरत है, सोचने और समझने की ज़रूरत है। बाकी तो लाइफ आपकी है, आपको जैसा जीना आप जिए, बट कोशिश यही करें कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें। माता पिता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, माँ जिसे हम गुरु कहते हैं। उसके पास जो ज्ञान है आई थिंक वो कहीं नहीं, उसके पास जो प्यार है, जो विश्वास है, जो गरिमा है, वो कहीं नहीं मिलने वाली है आपको, और उनका जो अनुभव है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। और स्पेशली मेरा मैसेज उन बच्चियों के लिए है जो बड़े होकर माँ बनेंगे फ्यूचर के अंदर। आप अभी से अपनी माँ के पास, अपनी दादी माँ के पास बैठना शुरू करें, उनके अनुभवों को लेना शुरू करें, ताकि अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आने वाली जनरेशन ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होगी, ज्ञान से परिपूर्ण होगी। वही बात सोने की चिड़िया वाली, हम फिर से उसी दौर में जिएंगे। आपने मैम इतना मतलब महत्वपूर्ण समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं दर्शकों को बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।